This is your dietitian Dr. Aisha Sadiqa and welcome back to the Nutrition Hub. ये जो फ्री ट्रेनिंग सेशन ऑन डायबिटीज़ का सेकंड हाफ है, सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इस सेकंड पार्ट के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशनल और क्लिनिकल असेसमेंट, ठीक है, और न्यूट्रिशनल और क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस. चलिए जी सेशन स्टार्ट. सेशन के स्टार्ट में सबसे पहले मैं बात करूंगी लर्निंग आउटकम्स की. तो लर्निंग आउटकम्स में जो पहला है हमारे पास बुलेट, उसमें ये है हम डायबिटीज़ मेलाइटिस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की प्रिवेंशन के लिए जो लाइफस्टाइल के कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. न्यूट्रिशनल असेसमेंट कैसे की जाती है, किन प्रोटोकॉल्स पे की जाती है, किन पॉइंट्स पे की जाती है, वो डिस्कस करेंगे. क्लिनिकल एग्जामिनेशन डिस्कस करेंगे, डाइटरी मैनेजमेंट डिस्कस, क्लिनिकल मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे. ग्लाइसेमिक कंट्रोल क्या है जी, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है, और ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, और रैंकिंग क्या है जीआई वैल्यूज़ की, आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की. टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की प्रिवेंशन के लिए हमारे पास जो लाइफस्टाइल के कंपोनेंट्स हैं वो 3 हैं. पहला कंपोनेंट है हमारे पास वेट रिडक्शन, सेकंड है फिजिकल एक्टिविटी और थर्ड है डाइट. वेट रिडक्शन किस तरह से अपना रोल प्ले करता है ये पहले बात करते हैं. कोई भी डायबिटिक पेशेंट है हमारे पास जो टाइप 2 डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसकी 5 to 7% अगर हम वेट के अंदर रिडक्शन करवाते हैं तो उसकी सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार आता है. हर केजी लॉस्ट करने के साथ साथ, हर केजी वेट रिड्यूस करने के साथ साथ 16% रिस्क जो है उसके बॉडी के अंदर डिजीज़ का वो कम हो जाता है. फिजिकल एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो 30 मिनट्स की पर डे फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट के लिए, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, उनका वेट बढ़ रहा होता है, तो इससे उनका वेट कंट्रोल में रहेगा. थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है वो है डाइट. डाइट के अंदर 2 पैटर्न हैं. एक है मेडिटेरेनियन स्टाइल डाइट, ठीक है, और दूसरी डाइट का पैटर्न है जो कि रिसर्च बेस्ड है, लो कार्ब, हाई फाइबर, रिड्यूस फैट. सेकंड वाला जो है, दो के दोनों ही बहुत बेहतरीन हैं पैटर्न्स, लेकिन मुझे सेकंड पैटर्न जो है वो ज़्यादा पसंद है, ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरीन इसके रिजल्ट्स देखे गए हैं. जो लो कार्ब है, सबसे पहले मैं बात करूँगी लो कार्ब में, तो पर 1000 किलो कैलोरी के लिए 15 ग्राम्स जो कार्ब हम प्रिस्क्राइब करते हैं. हाई फाइबर उनकी डाइट के अंदर होना चाहिए. फाइबर अगर हाई होगा तो कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ नहीं होते, और वो क्या करता है, लिपिड की जो है उसको इन रेंज रखता है. रिड्यूस्ड फैट की अगर हम बात करते हैं, रिड्यूस्ड फैट्स के अंदर जो पहला बुलेट है मेरे पास, उनकी टोटल एनर्जी जो बॉडी की है, जो फैट्स से उनको मिल रही है, उसके लेस देन 35% होने चाहिए फैट्स. और अगर मैं फैट्स की पर नेम बात करूं, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट्स जो हैं जो कि बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, वो लेस देन 10% होने चाहिए. सैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जिनके अंदर सिग्मा बॉन्ड होता है, जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल होते हैं. ट्रांस फैट्स नॉर्मल फैट्स होते हैं, लेकिन जब आप उनको हीट प्रोवाइड करते हैं तो उनकी कन्फिग्रेशन सिस से ट्रांस में चली जाती है. ये ट्रांस फैट्स बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते. तो सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स की जो हम रखेंगे वैल्यू अपनी डाइट के अंदर, वो 10% से रखेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए. अब न्यूट्रिशनल असेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, कोई हमारे पास पेशेंट है डायबिटीज़ का, उसकी न्यूट्रिशनल असेसमेंट करनी है तो किस तरह से करनी है. न्यूट्रिशनल असेसमेंट इस तरह से करनी है, उसकी हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स लेंगे. फर्स्टली एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स के अंदर उसका हम बीएमआई लेंगे, बॉडी मास इंडेक्स, उसका हम चेक करेंगे रेगुलरली, और उसका रेगुलरली हमने बॉडी वेट चेक करना है ताकि हमें पता चल जाए कि ये ओवरवेट की कैटेगरी में तो नहीं जा रहा. जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का हमारे पास पेशेंट है, उसके अंदर बॉडी वेट के जो है उसका चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि ओबेसिटी की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के जो है वो चांसेस ना बढ़ जाएं, हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस ना उसकी बॉडी के अंदर बढ़ जाएं, ठीक है. और उसका वेस्ट सर्कमफ्रेंस भी हम मेजर करते हैं, ये वीकली मेजर किया जाता है. न्यूट्रिशनल असेसमेंट में जो सेकंड बुलेट है हमारे पास, सेकंड स्टेप है हमारे पास, वो है बायोकेमिस्ट्री. उसका बायोकेमिस्ट्री एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, जिसको मैं HbA1c कहती हूँ, ठीक है, जो कि HbA1c है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है गेस्टेशनल डायबिटीज़ को चेक करने के लिए. लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जो है वो हमें मोर देन 12 वीक्स का रिकॉर्ड देती है. 12 हफ्ते के अंदर
एक दफ़ा से ये करवा लेना चाहिए, ठीक है, या साल में एक दफ़ा से जो भी डायबिटिक इंडिविजुअल है उसका करवा लेना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि इसकी ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन की वैल्यू क्या है। नॉर्मल जो वैल्यू है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन की वो लेस देन 6.5% है, और डायबिटिक की जो वैल्यू है वो 6.5% से ज़्यादा होती है, 7% तक। लिपिड प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो लिपिड प्रोफाइल भी करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट का। अब माइक्रो जो थर्ड हमारे पास स्टेप है जो कि हमने चेक करना है, माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया चेक करना है। माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया क्या होता है? माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया ये होता है कि जो डायबिटिक इंडिविजुअल है उसके किडनीज जो है वो फंक्शनल नहीं रहते, ठीक है, उनके यूरिन के अंदर प्रोटीन जो है वो डिस्चार्ज होती रहती है। वो प्रोटीन डिस्चार्ज होने की वजह से समटाइम्स बहुत ज़्यादा इसके डिजास्टर्स इफेक्ट्स भी आ सकते हैं, किडनी जो है फेलियर के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो उसका माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया जो है, एल्ब्यूमिन का लेवल जो है वो भी हम चेक करते हैं। क्रिएटिनिन का लेवल भी चेक करते हैं जो हमारे पास डायबिटिक इंडिविजुअल है उसका। डायबिटिक पेशेंट का क्रिएटिनिन का लेवल जो हम चेक करते हैं उसका हम GFR चेक करते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट उसका चेक करते हैं, जिससे हमें उसकी किडनी की एक्सक्रीशन का जो फंक्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसकी हेल्थ का हमें पता चल जाता है। अब क्लिनिकल एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, जो डायबिटिक इंडिविजुअल है उसका हम ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करेंगे, और रेटिनल स्क्रीनिंग जो है उसकी हम करेंगे एनुअली। रेटिनल स्क्रीनिंग क्या होती है? रेटिनल स्क्रीनिंग में ये होता है कि डायलेटेड रेटिना की हम फोटोग्राफ लेते हैं, ठीक है, आई की डायलेशन होती है, आई की रेटिना की डायलेशन होती है, और उसका एक फोटोग्राफ लिया जाता है ताकि ये असेस कर सकें कि ये इसको डायबिटिक, कोई भी पेशेंट है उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी तो नहीं है, ठीक है। जो थर्ड है हमारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, उसका फुट एग्जामिनेशन करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि फुट अल्सर्स वगैरह तो नहीं है, उसकी ड्राई स्वोलन क्रैक्ड फीट तो नहीं है, या नर्व डैमेज, सेंसरी नर्व डैमेज की वजह से समटाइम्स जो डायबिटिक इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पाँव की उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, ये फुट की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, वो चेक करने के लिए। इंजेक्शन साइट्स को भी मैयर करते हैं, हम चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं। इंजेक्शन साइट्स को एग्जामिन इसलिए किया जाता है कि एक ही जगह पर जब बार बार या किसी जगह पर इंजेक्शन लगता है तो उसके नीचे लंप प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइपर लिपोट्रॉफी, ठीक है। ये जो लंप है ये इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन जो है वो कम कर देता है, इसलिए ये भी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डायबिटिक इंडिविजुअल्स के अंदर। डाइटरी असेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमें क्या चेक करना है? डाइटरी असेसमेंट में हम पेशेंट का 24 आवर डाइटरी रिकॉल लेते हैं, ठीक है, उसका मील का पैटर्न चेक करते हैं कि किस पैटर्न से वो मील जो है वो इंजेस्ट कर रहा है, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, और उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इसलिए देखा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पेशेंट का पता चल जाता है कि भाई फर्द ये वाली डाइट है, इतने बजट में इस तरह की अगर हम डाइट देंगे तो पेशेंट फॉलो कर सकता है। उसको हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव किस्म की डाइट पे नहीं डालेंगे, नॉर्मल किस्म की डाइट पे, जो कोई गरीब है उसको उस हिसाब से डाइट दी जाएगी, जो कि थोड़ा सा मतलब नॉर्मल है, मीडियोकर है, उसको इस हिसाब से डाइट दी जाएगी। इस तरह की उसको डाइट देनी है जिसको वो लॉन्ग टर्म फॉलो कर सके। क्लिनिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम क्या देखेंगे? क्लिनिकल मैनेजमेंट एम्स टू कीप ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल टू अवॉइड हाइपो एंड हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। इसका एम होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन का, हमारा क्लिनिकल मैनेजमेंट का, कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है उसको नॉर्मल रखा जाए ताकि पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया ना हो जाए। हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से शॉर्ट टर्म जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जिसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं, ठीक है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर से हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में ग्लूकोज का लेवल आपकी बॉडी के अंदर कम है, तो आपकी बॉडी का जो शिफ्ट हो गया है एनर्जी हासिल करने के लिए कीटोन्स पे चला गया है। ब्रेन कुछ देर तक तो कीटोन से एनर्जी लेता रहता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म शिफ्ट हो जाए कीटोन्स के ऊपर तो बॉडी के अंदर एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। ब्रेन को शुगर चाहिए अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, तो उस कंडीशन में हमारे पास एक कंडीशन जनरेट होती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इससे बचने के लिए नॉर्मल आपको ब्लड का शुगर लेवल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से हो सकती हैं, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती हैं, जिसमें माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़ होती हैं। माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़ वो डिजीज़ हैं जो कि आई, किडनी और ब्रेन की डिजीज़ होती हैं,
डायबिटीज़ की वजह से, जिसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी और डायबिटिक न्यूरोपैथी शामिल हैं। मैक्रोवेस्कुलर डिजीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर CVDs आते हैं, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ आ जाती हैं। अब नॉर्मल रिस्की और डिजीज़ वैल्यूज़ जो हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल की क्या हैं। नॉर्मल वैल्यूज़ जो हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल की, पहले हम वो नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए डिस्कस करेंगे। एक नॉर्मल इंडिविजुअल का फास्टिंग में ग्लूकोज लेवल जो है वो 100 mg/dl से कम होना चाहिए। उसका पोस्ट पेरेंडियल जो ग्लूकोज है आफ्टर 2 आवर्स ऑफ ग्लूकोज इंजेक्शन जो है उसका लेस देन 140 mg/dl होना चाहिए, और उसका ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जो है वो 6.5 से कम होना चाहिए। अगर हम प्री डायबिटिक की कैटेगरी की बात करते हैं तो प्री डायबिटिक में फास्टिंग का ग्लूकोज लेवल होगा 100 से 125 mg/dl, ठीक है। और उनका पोस्ट पेरेंडियल आफ्टर 2 आवर्स ऑफ ग्लूकोज इंजेक्शन उसका जो हमारे पास एक वैल्यू आएगी 140 से 190 mg/dl आएगी। और डायबिटिक की अगर मैं वैल्यूज़ देखूं तो उसके अंदर फास्टिंग में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 126 mg/dl है और इससे अबाव, और पोस्ट पेरेंडियल 200 mg/dl या फिर अबाव। और फिर ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का उसका लेवल जो है वो 6.5% से ज़्यादा होता है, 7% तक। अगर गेस्टेशनल डायबिटीज़ की हम बात करते हैं जिसके लिए हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं HbA1c, ठीक है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का जो हम टेस्ट करते हैं, तो उसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। ये टेस्ट किस तरह से किया जाता है, ये 8 आवर्स की फास्टिंग के बाद किया जाता है। 20 to 24 या 24 to 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में किया जाता है, ताकि चेक किया जा सके कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसके अंदर इंसुलिन की डिमांड बढ़ने की वजह से डायबिटीज़ तो नहीं हो गई, ठीक है। अब हम ये चेक करते हैं जो हमारे पास प्रेग्नेंट वुमेन होगी गेस्टेशनल डायबिटीज़ की, ठीक है, तो उसका फास्टिंग का जो हमारे पास ग्लूकोज लेवल होगा वो ग्रेटर देन 92 mg/dl होगा। पोस्ट पेरेंडियल उसका आफ्टर 1 आवर जो हम चेक करेंगे 180 mg/dl होगा। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जो है उसका आफ्टर 2 आवर्स 153 mg/dl होगा। नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ लिपिड प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं, लिपिड प्रोफाइल की डिज़ायरेबल वैल्यूज़ क्या होती हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो लेस देन 200 mg/dl होना चाहिए नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर। LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ठीक है, ये लेस देन 100 mg/dl होना चाहिए। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो हैं जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है, इसकी 40 to 60 रेंज होनी चाहिए, मतलब 40 से अबव होना चाहिए, ये 40 mg/dl से अबव। और ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं इनका लेवल जो है बॉडी के अंदर लेस देन 150 mg/dl होना चाहिए। फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में जब ग्लाइसेमिक कंट्रोल हम मैयर करते हैं तो उसका तरीका क्या है। उसमें ये हम जब मैयर करते हैं ग्लाइसेमिक कंट्रोल तो उसके अंदर हम पोर्शन कंट्रोल देखते हैं पेशेंट का, ठीक है, उसकी एक्सचेंजेस देखते हैं कि इसने कितनी एक्सचेंजेस ली हैं, और एक्सपेरिमेंट बेस्ड एस्टिमेशन करते हैं। लेकिन जब टाइप 1 डायबिटीज़ की बात आती है तो उसमें पेशेंट का अगर ग्लाइसेमिक कंट्रोल लेना हो तो उसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट काउंट देखते हैं पेशेंट का पर मील, और उस हिसाब से फिर हम इंसुलिन की एडजस्टमेंट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट टू इंसुलिन एडजस्टमेंट रेशो, ठीक है। अब हमने ये करना किस तरह से, अगर कोई पेशेंट है उसने एक मील लिया है, उसमें जितने भी उसने कार्ब्स लिए हैं उसको हम काउंट करेंगे, उस हिसाब से फिर पेशेंट को हम इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट करेंगे। ये टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर ग्लाइसेमिक कंट्रोल है। ग्लूकोज, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो हमारे पास ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी। ये टेस्ट का प्रोटोकॉल आगे भी हुआ मैंने। ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है, ग्लाइसेमिक लोड जो है ये रिफ्लेक्ट करता है द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ईटन, के आपने किस अमाउंट में और किस क्वालिटी की कार्बोहाइड्रेट्स आपने ली हैं। ग्लाइसेमिक लोड का जो फॉर्मूला है इसमें हम टोटल कार्ब्स में से डाइटरी फाइबर को माइनस करते हैं तो ग्लाइसेमिक लोड हमारे पास आ जाता है। और इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर करूँ तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है उसको डिवाइड करते हैं 100 के साथ और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नेट कार्ब्स के साथ, तो हमारे पास ग्लाइसेमिक आ जाता है। रैंकिंग क्या है जी GI वैल्यूज़ की, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वैल्यूज़ की रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो अगर मैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करूंगी 0 से लेके 55 तक, अगर किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा किसी वेजिटेबल का या किसी फूड का या फ्रूट का तो मैं कहूँगी ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अगर 56 to 69 होगा तो मैं कहूँगी मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अगर 70 या 70 अबव होगा तो वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे। यहाँ पे एक बात डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। आपके पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन की सिक्रीशन
करवाते हैं ताकि इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन कर सके, उसको बैलेंसिफाई कर सके। ये उस केस में जब आपने कार्बोहाइड्रेट्स की इंजेक्शन की है, जब आपने कोई खाना खाया है। इंसुलिन क्या करेगी? इंसुलिन हेल्प करेगी उस ग्लूकोज को आपके लिवर के अंदर स्टोर करने में और आपके मसल्स के अंदर स्टोर करने में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। लेकिन याद रहे कि जो लिवर है उसके जो रिसोर्सेज हैं वो फाइनाइट हैं, वो कुछ क्वांटिटी तक अपने अंदर जो है स्टोर करेगा। उसके बाद लिवर और मसल में स्टोर होने के बाद जो एक्सेसिव आपका ग्लूकोज है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में रहेगा और वो आपकी बॉडी के अंदर फैट सेल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है, और आपकी बॉडी का फैट लेवल जो है वो बढ़ाएगा। जब आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, जब आपने खाना नहीं खाया, ठीक है, और आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी बॉडी का जो ये लिवर का स्टोरेज है, यहाँ से ग्रोथ हार्मोन ऑफ इंसुलिन के थ्रू, ठीक है, जैसे वो इंसुलिन था जो पैंक्रियाज के साथ रिलेटेड था, जब आपने खाना खाया था, इंसुलिन हार्मोन ने क्या किया, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बैलेंसिफाई किया जब आपने खाना खाया हुआ है। जब आपने खाना नहीं खाया और आपकी बॉडी को एनर्जी की नीड है, ठीक है, आपकी बॉडी एनर्जी की नीड पूरी करेगी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से, तब क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन ऑफ इंसुलिन क्या करेगा, लिवर से ग्लूकोज जो है उसको शिफ्ट करेगा आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर, उसका ब्रेकडाउन होगा और आपकी बॉडी एटीपी की फॉर्म में एनर्जी लेगी, ठीक है। तो और दूसरा ये कि आपका टाइप 1 डायबिटीज़ का टाइप 2 डायबिटीज़ का फ़र्क क्या है। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर ये होता है कि आपके बीटा सेल्स, ठीक है, आपके पैंक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करवाते। इंसुलिन की बहुत ज़्यादा डिमांड रहने की वजह से बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस कर करके एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो वो फर्दर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करते, वो डिप्लीट कर जाते हैं रिसोर्सेज उनके, ठीक है, और उनका फंक्शन ख़राब हो जाता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इतना ज़्यादा रहने लगता है कि वो ग्लूकोज जो है आपके लिवर के अंदर स्टोर नहीं करता और आपके लिवर के अंदर जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं वो रेजिस्ट कर जाते हैं और मोर इंसुलिन जो है वो हेल्प नहीं कर सकता आपके ग्लूकोज को लिवर के अंदर डिपॉजिट होने के अंदर, ठीक है। ये फ़र्क है टाइप 1 डायबिटीज़ का और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का। इट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है, कंटेंट पसंद आया, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।